नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है ओशियन नेटवर्क में। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे ठीक बगल वाले विंडो में आप देख रहे हैं जाने माने पत्रकार और आर्थिक समीक्षक, अर्थवेत्ता राजीव रंजन झा जी को, और उनके बगल में कृषि मामलों के और आर्थिक मामलों के जानकार, जाने पहचाने चेहरे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी। और दो दो अर्थशास्त्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब साफ है कि कल जो बजट आने वाला है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और ये बजट ऐसे समय आ रहा है जब दुनिया ने और पूरे हमारे भारत ने भी, एशियाई पैसिफिक रीजन ने भी कोरोना काल में लंबे लॉकडाउन को झेला है। तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां एकदम बंद हो गई थी और उसके बाद शुरू भी हुई तो बहुत शिथिल गति से शुरू हुई। लेकिन दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो सबसे तेज रिकवरी अगर किसी ने की है तो वो अर्थव्यवस्था भी भारत की है। तो ऐसे समय जबकि दिल्ली की सड़कों पर हम और आप पिछले करीब करीब 2.5 महीने से देख रहे हैं कि एक सेक्टर के लोगों का जमावड़ा है। अलग अलग सेक्टरों की वित्त मंत्री से तमाम तरह की अपेक्षाएं होती हैं, अलग अलग विभागों की भी अपेक्षाएं होती हैं। जिस तरह की चुनौती रही हैं कोरोना काल में, लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद भी अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह के संकट हमें देखने को मिले हैं, उसके मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी कि वो किस तरह का बजट पेश करे। राजीव रंजन झा जी के पास चलते हैं। वो हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे कि मोदी सरकार के सामने इस समय चुनौतियां क्या हैं, कठिनाइयां क्या हैं, और किस तरह का बजट वो पेश कर सकती हैं। देखिए, इस समय मोदी सरकार के सामने जो चुनौती है वो वैसी ही चुनौती है जैसी आमतौर पे हमारे देश में किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के सामने होती है। और वो चुनौती ये होती है कि आमदनी कम होती है और खर्चे बहुत सारे सामने मुंह बाए खड़े रहते हैं। मतलब सिर पे इतने सारे खर्चे रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन सा खर्चा करें, कौन सा खर्चा टाल दें। तो वैसी स्थिति है। और उसमें अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, किसी को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाए, तो वो हालत जो होती है वो फिर वैसी स्थिति में एक मध्यम वर्गीय परिवार जब फंसता है तो उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ हालत इस समय आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की भी है। मतलब हर तरफ से खर्चे का दबाव है, हर तरफ से अपेक्षा ये है कि सरकार अपने खर्चे बढ़ाए, ज़्यादा निवेश करे, ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसे दे। और खुद सरकार की अपनी कमाई जो है वो इस समय बहुत ठंडी पड़ी हुई है, क्योंकि सरकार भी कहाँ से कमाती है। सरकार तब कमाती है जब अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है, और अर्थव्यवस्था जब अच्छी चलती है तो उसे टैक्स के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर रही है, बहुत स्वाभाविक रूप से हमने इस वित्त वर्ष में देखा, जो पहला वित्त वर्ष का जो पहला तिमाही 3 महीनों का समय था, अप्रैल से जून का, उसमें सीधे 24% की गिरावट हमारी जीडीपी में आ गई थी। तो उसका एक नतीजा बहुत साफ है। जो पहले 6 महीने बीते हैं, दूसरी तिमाही में गिरावट की दर भले ही घटी, लेकिन फिर भी वो अच्छी खासी थी। लगभग 7.5% की गिरावट आई दूसरी तिमाही में भी। तो जी। पहली दो तिमाहियों में तो हमने बहुत ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी। अब आशा कर सकते हैं कि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही तुलनात्मक रूप से और बेहतर होगी। और शायद ये चौथी तिमाही, जिस समय अभी हम चल रहे हैं, जनवरी से मार्च की जो चौथी तिमाही है, शायद इसमें गिरावट का सिलसिला बंद हो जाए। शायद हम इसमें पॉजिटिव ग्रोथ वापस दोबारा देखना शुरू कर सकें। ऐसे में ये बहुत साफ है कि जो हमारे सामने इस वित्त वर्ष के दौरान सरकार की खुद अपनी खजाने की हालत जो है वो बहुत खस्ता है। लेकिन बेहतर बात क्या है? बेहतर बात यह है कि बजट जो आने वाला है वो इस वित्त वर्ष का नहीं आने वाला है। इस वित्त वर्ष के लिए तो सिर्फ लेखा जोखा पेश किया जाएगा और अनुमान सामने रखा जाएगा कि हमने जो 1 फरवरी 2020 को जो अनुमान सामने रखे थे संसद के सामने, उनकी तुलना में आज हमारी स्थिति क्या दिख रही है, इसका एक लेखा जोखा आएगा। और साथ में अगले वित्त वर्ष के लिए योजना बनेगी कि हम अगले वित्त वर्ष में फला फला खर्चे करना चाहते हैं,
फला फला जगहों से फला फला हमारी आमदनी आने वाली है। ये हमारा लेखा जोखा है, ये हमारा बजट है, जो आमतौर पे लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का होता है। तो वहां पर अच्छी स्थिति ये है कि इस वित्त वर्ष में भले ही अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हुई है, लेकिन उतनी ही तेजी से या बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी तेजी से अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के संभल जाने की भी आशा है। और इसीलिए हमने आर्थिक सर्वेक्षण में देखा लगभग 11% की वृद्धि 2021-22 के वित्त वर्ष में अनुमानित है। IMF के जो अनुमान सबसे ताजा सामने आए हैं उसमें 11.5% का अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए रखा गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के सामने संसाधनों की वैसी किल्लत नहीं होने वाली है, इसलिए बजट में सरकार अपने कुछ हाथ खोल पाएगी। दूसरी संभावना ये है कि जो एक FRBM एक्ट का एक बंधन हमारे सामने रहा है, सरकारों के सामने रहा है, और वो कोई मतलब बंधन में कह रहा हूं तो कोई नकारात्मक बात नहीं है, वो एक अच्छा सकारात्मक उद्देश्य है कि जो हमारा बजट घाटा है, जो हमारा सरकारी खजाने का घाटा है, वो हर साल हमें थोड़ा थोड़ा कम करते जाना था, और उसे वैसे इस साल 3% पर आ जाना चाहिए था, लेकिन पिछले साल ही हमने जो सुस्ती वाली स्थिति थी उसके चलते थोड़ा सा उसको खिसकाया था। अब जी इस साल हमें उसे और ज्यादा खिसकाना पड़ सकता है। तो वैसे में सरकार अगर वहां पे थोड़ी सी लिबर्टी लेगी, थोड़ी सी आजादी लेगी, तो उसके पास कुछ और संसाधन उस माध्यम से आएंगे। मतलब एक कह लीजिए कि गुंजाइश बन जाएगी कि ठीक है, आप बाजार से और पैसा लेकर के और उधारी लेकर के कुछ खर्चे आने वाले वित्त वर्ष में ऐसे प्लान करिए, ऐसी योजना बनाइए जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। जी जी। और कृष्णवीर चौधरी जी, अगर कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो जिस तरह के ये आंदोलन चल रहे हैं कृषि बिलों को लेकर के, इनको तो हम किनारे अगर रख दें, क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो बजट से जुड़ा हुआ हो या बजट में कोई प्रावधान हो तभी इनकी आत्माएं शांत होंगी। ये तो एक पॉलिटिकल इवेंट ज़्यादा लग रहा है मुझे, कृषि से जुड़े हुए जो मसले हैं उनके बनिस्पत। पर एक बात कही जा रही है कि कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने काफी काम किए हैं, लेकिन काफी काम करने अभी बाकी हैं। एक मांग ये भी उठ रही है कि PM किसान निधि 6 से बढ़ा करके 12,000 या 18,000 तक कर दी जाए। आपका क्या कहना है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वित्त मंत्री से, मोदी सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं हैं इस समय? देखिए ओमकार जी, अभी राजीव जी ने सही कहा कि ये जो कोरोना काल देखा है पूरी दुनिया ने भुगता है, और जी आर्थिक परिस्थितियों से तमाम विकसित राष्ट्र भी जूझ रहे थे, ये सच्चाई है। और भारत जैसा देश जो विकास की ओर बढ़ रहा था, और उस विकास की गति में जिस कोरोना काल में परिस्थितियों को देश ने देखा है, उसके जी बावजूद भी सरकार ने किसानों के लिए अपनी योजनाओं को बराबर जारी रखा। ये एक बड़ी बात है कि जी जिस तरह से किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया, उसको इस समय में कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। ये अलग बात है कि सांसदों का जो निधि है उसको रोक दिया गया, तमाम स्टेट के विधायकों की निधि को रोका गया, और तमाम चीजें, खर्चों में कटौती सरकार ने की। वो जी व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाएं समय के अनुरूप जो है सरकार को करनी पड़ती है। लेकिन इस परिस्थितियों में भी सरकार ने एग्रीकल्चर के विकास के लिए जो खास तौर से 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की योजना की शुरुआत जो सरकार ने की, जी ब्लॉक लेवल पर क्लस्टर फॉर्मेशन करने के लिए, जिसमें कृषि के कच्चे माल को प्रोसेसिंग करना, उसको कूलिंग चेन खड़ा करना, उसको स्टोरेज फैसिलिटी करना, और तमाम सप्लाई चेन को खड़ा करने के लिए, इन परिस्थितियों में, कठिन आर्थिक परिस्थितियों से देश जब जूझ रहा है, उन परिस्थितियों में भी कृषि को विकास की गति देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की। ये एक जी बहुत बड़ी शुरुआत है। जहां तक किसान सम्मान निधि की बात है, तो
जब शुरुआत की गई थी हमने तो तब भी निवेदन 10,000 रुपए का किया था कि 10,000 रुपए सरकार कर दे तो ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन वही परिस्थितियां थी कि आर्थिक रूप से चीजें देखनी जरूरी हैं, सिर्फ घोषणा कर देने मात्र से कोई योजना कामयाब नहीं होती। ये पहली योजना है किसानों के लिए जो सीधे सीधे किसानों के खाते में बिना बिचौलियों के, बिना किसी परेशानियों को खड़ा करे हुए पूरा पैसा किसान के खाते में गया है। अब बात यह है कि शुरुआत तो हुई ना, चाहे वो 6,000 रुपए साल से हुई, और देखिए 10 करोड़ 84 लाख के करीब किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी तक 1,14,000 करोड़ रुपया जो है डीबीटी में किसानों के खाते में जा चुका है। तो दो चीजें मैंने आपको इसलिए कही कि इनमें सरकार ने मन को खोलकर और किसानों के लिए जो आगे बढ़ के कदम उठाए हैं, दोनों में बड़ी शुरुआत है। अब तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं आपसे, हमारा सरकार से एक निवेदन रहा है कि जो ये फसल के लिए क्रेडिट की स्कीम रही है, इसमें जो ब्याज की सब्सिडी है 3% की, वो 6 महीने के लिए मिलती है। तो हमने निवेदन अभी कोरोना काल में भी जब ये बात आई थी तो मैंने तब भी कहा था कि इसे 1 साल के लिए कर दिया जाए, और जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसका नवीनीकरण की जो समय सीमा है, इसे फसल का क्रेडिट ना कहा जाए, इसे एग्रीकल्चर लोन कहा जाए, और इसका रिन्यूअल जो है, कार्ड का रिन्यूअल 5 साल में हो, क्योंकि किसान कई बार ऐसा फंसा हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है, गन्ने का भुगतान पिछले साल का अब तक किसानों को नहीं मिला, तो किसान कहां से जमा करे? वो एक दिन के पैसा जमा करने के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसा ब्याज पे, मोटे ब्याज पे लेके उसे जमा करना पड़ता है। तो मैंने ये सुझाव दिया था सरकार से कि इसे 5 साल के बाद और ब्याज हर साल ले लिया जाए। सिंचाई पर सरकार का जोर रहेगा, मुझे आशा है पूरी तरह से, और उसके बाद मैं तिलहन के क्षेत्र का उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि सरकार की जो दबाव है, जो योजनाएं हैं, और सरकार का स्कीम ये रहेगी कि खाद्य तेलों का आयात को कम से कम किया जाए, क्योंकि बहुत पैसा उस पे विदेशी करेंसी जो है उसमें बर्बाद ही एक तरीके से जा रही है, मैं तो यही कहता हूं। जैसे दलहन के क्षेत्र में देश लगभग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा, ऐसे सरकार तिलहन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने की योजना है। एग्रो प्रोसेसिंग पर इसलिए जरूरी सरकार का वो रहेगा योजना पर, क्योंकि जो भी रोजगार के संसाधन देहात में होंगे वो गांव के अंदर एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में, स्मॉल और मीडियम सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार का प्रयास रहेगा, ये मेरा मानना है। और जहां तक सब्सिडीज का सवाल है, मेरा तो हमेशा सुझाव ये रहा है कि सब्सिडीज का जो पैसा है वो सीधे किसानों को देने की योजना पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बजट में जिस तरह से 22,000 ग्रामीण हाट हैं और 2 साल पहले उनके लिए बजट की शुरुआत की गई थी, सरकार बाजार के मंडियों के सुधार के लिए, किसानों को मंडी में मजबूती देने के लिए, उन मंडियों को मजबूती देने के लिए बजट में प्रावधान प्रस्ताव जरूर करेगी। और पशुपालन के क्षेत्र में आशा करता हूं, मुर्गी पालन, मछली पालन के क्षेत्र में सरकार का इसलिए योजनाओं पे आगे बढ़ेगी क्योंकि किसानों की अतिरिक्त आय के ये संसाधन हैं, और इन संसाधनों में कम रिस्क होते हुए किसानों के आय के ज्यादा अच्छे मौके मिलते हैं। कई सारी चीजें हैं जो किसानों से, और एफपीओ पर जो है सरकार का दबाव रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में भी सरकार ने कहा कि 10,000 एफपीओ को बनाने की योजना है, तो एफपीओ के लिए पैसे की व्यवस्था सरकार करेगी। और एग्रो फॉरेस्ट्री पर और सरकार आगे बढ़ेगी बागवानी के क्षेत्र में, क्योंकि समय बदल रहा है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग बदल रही है। सरकार की योजना कृषि के निर्यात परक उत्पादों को बढ़ाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर जो है कोई ना कोई विशेष योजना जो है जैसा सरकार का उद्देश्य रहा है कि कृषि उत्पादों का निर्यात का बाजार है और ऑर्गेनिक सेक्टर में है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ विशेष योजना जो है वित्त मंत्री इसमें बजट में रखेंगी। कुछ मेरे मन में ऐसी चीजें हैं जो मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूं और कोरोना काल में विशेष रूप से जो है, कोरोना काल में भी मेरी यही सलाह रही थी। जब सरकार ने जब भी चर्चा की तो मैंने इन बिंदुओं पर बात की। राजीव जी, कोरोना काल का जिक्र किया कृष्णवीर चौधरी जी ने। चाहे कोरोना काल की चुनौतियां रही हों, अर्थव्यवस्थाएं सबकी डगमगाई, हमारी भी डगमगाई, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो या जो जीएसटी का कलेक्शन था, खैर पिछले महीने तो वो काफ़ी ठीक रहा, 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा। लेकिन अलग अलग सेक्टर की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। वित्तीय घाटे पर भी सरकार को नज़र रखनी पड़ती है। वित्त मंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन ऐसे कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र आप मानते हैं जिन पर वित्त मंत्री को, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? जो विशेषज्ञ हैं वो हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या यही वो सेक्टर हैं जिन पर वित्त मंत्री की तमाम तरह की चिंताएं फोकस रहेंगी? अब ओंकार जी, आपने जितने क्षेत्र खुद ही गिना दिए, उनमें से बताइए कि किस क्षेत्र को कम और किस क्षेत्र को ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाए। इनमें से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि भाई ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने एक मध्यम वर्गीय परिवार की तुलना दी कि भाई उसके सामने जो खर्चे होते हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सोचना कि भाई कौन सा खर्चा अभी कर दें और कौन सा खर्चा टाल दें, और कौन सा खर्चा चलो ठीक है 100 की जरूरत है तो 50 के ही खर्च करें। तो ऐसे ही काम चलता है। मतलब सरकार में भी ऐसे ही बजट बनता है। मतलब उनके सामने इतनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त होती है मांगों की, हर तरफ से दबाव होता है, हर तरफ से बहुत वाजिब तर्क होते हैं कि भाई उनकी बात पहले क्यों सुननी चाहिए। लेकिन जब हर किसी की बात पहले सुननी है तो उसमें आपको चुनना पड़ेगा। हाँ भाई चलिए ठीक है, यहाँ इतनी मांग है थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, यहाँ इतनी मांग है थोड़ा सा इतना कर लेते हैं। लेकिन यदि आप प्राथमिकता के लिहाज से देखें तो बहुत कुछ दिशाएं स्पष्ट हैं मोदी सरकार की। एक सबसे पहले कि जो आत्मनिर्भरता का एक नया संकल्प और एक नई इच्छा शक्ति दिख रही है कि भाई हम अधिकांश क्षेत्रों में जहां जहां संभव हो वहां पर हम आत्मनिर्भर हों। इसका असर हमने देखा खुद रक्षा क्षेत्र में, जहां पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का, और जिसके बारे में माना जाता था कि भाई यहाँ हमारी काबिलियत नहीं है। मतलब कि ठीक है हम छोटे मोटे हथियार बना लेंगे अपने यहाँ, लेकिन जो बड़े हथियार हैं वो बनाने की हमारे यहाँ काबिलियत नहीं है। लेकिन पिछले 6 सालों में किस तरीके से तस्वीर बदली है वो हम देख सकते हैं कि भारत अब आयातक की हैसियत से हट करके निर्यातक की स्थिति में पहुंचने लगा है। बहुत सारी चीजों पे हम निर्यात करने लगे हैं, बहुत सारी चीजों का। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो पहले हम नहीं कर रहे थे। बहुत ज्यादा उदाहरण दिया जाता है पीपीई किट का ही, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मतलब एकदम से जो चीज जिसकी तंगी उभर करके सामने आई और कहा गया कि भाई इसके लिए भी हम चीन पे निर्भर हैं, वो वहां पर किस तरीके से कुछ महीनों के अंदर देश ने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। तो इसी तरीके से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कहा जाता है कि भाई हम तो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी पर चलते हैं कि भाई बाहर से कुछ लाएंगे, पुर्जे लाएंगे, यहाँ पे जोड़ जाड़ लेंगे। उस हैसियत से हट करके आगे बढ़ करके अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हम ये दावा नहीं कर सकते ठीक है हम आज सेमीकंडक्टर बनाने लग गए हैं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में हम कितना आगे बढ़ गए हैं वो प्रगति अपने आप में महत्वपूर्ण है। और चीजें इसी तरह से शुरू होती हैं। आप ऑटो क्षेत्र का उदाहरण लीजिए तो पहले जब हीरो होंडा की फैक्ट्री लगी, जब मारुति की फैक्ट्री लगी, तो उस समय भी क्या होता था, अधिकांशतः हम सीकेडी किट मंगाते थे और यहाँ जोड़ जाड़ करके गाड़ी खड़ी कर लेते थे। अब
हम सारी दुनिया में अपनी बनाई हुई गाड़ियां निर्यात करते हैं, और ये कोई आज से नहीं, मतलब दशकों से ये स्थिति बन चुकी है। वहां पर भारत की हैसियत एक तरीके से स्थापित हो चुकी है। तो ऐसे ही अलग अलग उद्योगों में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना और फिर इस हैसियत में लाना कि हम दूसरों की जरूरत भी पूरी कर सके, ये एक दिशा बहुत स्पष्ट है। दूसरे, इस सरकार की जो सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं हैं वो अपने आप में स्पष्ट हैं, इतनी स्पष्ट हैं कि भले ही कुछ लोग व्यंग्य में इसको सूट बूट वाली सरकार कहते रहे हों, लेकिन वास्तव में क्या है, तो उसके लिए मैं 2 साल पहले के एक बजट में जो चीजें सामने आई थी, एक ब्रोकिंग फर्म ने रिपोर्ट निकाली थी, उसमें जिक्र किया था सैफ्रन सोशलिज्म, यानी भगवा समाजवाद। यानी मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसको वो कह रहे थे कि ये तो एक तरह का भगवा समाजवाद है। मतलब इसकी प्राथमिकताओं में इतना ज्यादा जो गरीब वर्ग, किसान, जो आप कहते हैं कि एक समाजवादी रुझान वाले व्यक्ति की जो प्राथमिकताएं हो सकती हैं, वो सारी प्राथमिकताएं इस सरकार की रही हैं। और इसीलिए मतलब एक तरफ भगवा राजनीति, दूसरी तरफ प्राथमिकताओं के लिहाज से समाजवादी रुझान, और इसीलिए भगवा समाजवाद जैसा शब्द बाजार ने उछाला कि भाई ये सरकार जो है भगवा समाजवाद की नीति पर चल रही है। तो वहां पर प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। यहाँ यदि आप देखें तो जो स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति है, वो किस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े और उसका अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़े, ये इस सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। तो इन सब चीजों पर ही काम आगे होगा। युवा शक्ति किस तरीके से अपने आप को रोजगार खोजने के बदले खुद रोजगार पैदा करने और दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आए, इसके लिए जो इस सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं कि आप लोगों को उद्यमी बनाइए, ना कि रोजगार की लाइन में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने नाम रजिस्टर कराने वाले एक बेरोजगार व्यक्ति के रूप में कोई व्यक्ति खुद को समझे, उसके बदले वो खुद उद्यमी बन जाए। तो दिशा के मामले में यही सब चीजें चलती रहेंगी, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन जहां तक इस बजट में क्या आने वाला है, तो उसके लिए बस बात वही है कि चूंकि इस साल बहुत खजाना खाली रहा है, संसाधनों के लिहाज से सरकार की स्थिति तंग है, तो कितना कुछ कर पाएंगे, कितना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार के सामने रास्ता होता है नया टैक्स लगा देने का, लेकिन वो रास्ता भी कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था खुद ही हर तरफ से सरकार से मदद मांग रही हो, वैसे में आप अर्थव्यवस्था पर नया बोझ डालें नए कर के रूप में, ये मतलब मैं कहूँगा कि काफी हद तक समझदारी भी नहीं है। मतलब जरूरत हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन बहुत समझदारी नहीं है कि जो थोड़ा बहुत एक उत्साह जग रहा है वापस अर्थव्यवस्था में, आप उसे कोई नया बड़ा कर लगा करके उस उत्साह को तोड़े, ये समझदारी नहीं होगी। यदि सरकार मजबूरी में कुछ करती है ऐसा, जैसे कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड सेस लग जाएगा, अगर ऐसा कुछ लगता भी है तो वो उसकी एक अंतिम समय सीमा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई हम 1 साल के लिए लगा रहे हैं, इसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बहुत सारे सेस आते हैं और एकदम से पक्का जम जाते हैं कुर्सी पर बैठ करके कि भाई ये सेस साल दर साल चलता ही रहेगा, तो फिर उसे सेस क्यों कहते हैं? उसे आप जो मूल रूप से टैक्स है उसी में जोड़ दीजिए, सेस या सरचार्ज कहने की जरूरत क्या है फिर? तो वैसा कुछ करने के बदले अगर एक कोविड सेस जैसी चीज आती भी है तो उसका एक मतलब जिसको आप अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहते हैं सनसेट क्लॉज, उसका बहुत स्पष्ट होना चाहिए। भाई फला तारीख को ये सेस खत्म हो जाएगा और पक्के तौर पे खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे किसी प्रावधान के साथ कोई नया सेस आता है तो फिर भी बाजार उसे एक बार को स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो भी मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मतलब पचाने में कठिन होगा बाजार के लिए, इतनी आसान चीज नहीं होगी। इस समय सरकार से लोगों को मदद की ही अपेक्षा है, नए बोझ की अपेक्षा नहीं है। और दूसरे, यदि अब इन स्थितियों में सरकार से हम बहुत आशा करें कि बहुत एक खजाना खोल दिया जाएगा, नोट छापने की मशीन लगा दी जाएगी, नोट छापने की मशीन तो है ही सरकार के पास, लेकिन एक मुहावरे के रूप में कह रहा हूं मैं कि जो काफी लोग कहते हैं, अर्थशास्त्रियों के बीच भी बहस चलती है कि भाई आप नोट छापिए और लोगों के हाथ में पैसे दीजिए। वो रास्ता इतना सरल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि उसके अपने बहुत निहितार्थ हैं। अब मान लीजिए सरकार उस नीति पर चल दे और $1 जो आज आपका 72 रुपए का है वो बढ़ के 150 रुपए का हो जाए, तो फिर वही लोग कहेंगे जो आज सलाह दे रहे हैं कि नोट छापिए, वही कहेंगे सरकार ने अर्थव्यवस्था डुबा दी। तो हर चीजें सोचनी पड़ती हैं, हर चीजें समझनी पड़ती हैं, और उसके हिसाब से देखें अब कल को बजट में क्या आता है। वित्त मंत्री इन सारे
मतलब हर तरफ से जब मतलब कहें कि एक कठपुतली जो है बहुत सारे धागों से बंधी हो, उसके बीच में कैसा खेल वो दिखाएगी, अब ये तो कल ही पता चलेगा। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, जो वित्तीय समीक्षा पेश की गई है वो आश्वस्ति तो जगाती है, रिकवरी भी बेहतर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सरकार को अपनी कमाई भी बढ़ानी पड़ेगी और एक भय मुक्त माहौल भी बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ दो सेक्टर ऐसे हैं जो इस समय सरकार की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे होंगे। हम और आप जानते हैं कि पहले रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था और उसको मुख्य बजट में ही समायोजित कर लिया था, क्योंकि पहले के रेल मंत्रियों ने जो जिस प्रदेश से आते थे उस प्रदेश को नवाजने के चक्कर में जहां एक्चुअल में जरूरत है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन क्षेत्रों की अनदेखी की, कई बार चुनावी लाभ लेने के लिए अपने प्रदेशों को ज्यादा नवाजा। एक तो रेलवे और दूसरे रक्षा क्षेत्र। जिस तरह की हमारी चुनौतियां हैं पूर्वी लद्दाख में हम देख रहे हैं 8-9 महीने से, और रेलवे में भी जिस तरह के बदलाव करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, तो लोगों की और भी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो इन दो क्षेत्रों से बजट में आप किस तरह की उम्मीदें करके चल रहे हैं? ओमकार जी, देखिए, रक्षा क्षेत्र में तो ये सरकार बहुत साफ दिशा निर्देश पर चल रही है। अभी राजीव जी ने सही कहा कि हम कितने भारी आयात पर निर्भर था देश, और परिस्थितियां ये थी कि जो सुरक्षा के लिए आवश्यक वेपन और प्लेन्स और वो सब जरूरत पड़ती थी वो भी हम लोग नहीं कर पाए। ये तो तमाम चीजें सामने हैं। और आज की परिस्थितियां जो हैं, जिस तरीके से बॉर्डर की परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए सरकार की प्राथमिकता जो है रक्षा का क्षेत्र है, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन सरकार ने नई शुरुआत जो की है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब के सेक्टर में आगे बढ़ा है देश, वो एक बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है उसमें। और देश जो है निर्यात के उसमें जो है बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। राजीव जी ने बहुत सही बात कही है। और जहां तक रेलवे की बात है, रेलवे में सुधार करने के लिए बहुत प्रयासरत है सरकार। आप एक बात देखिए, कोरोना में तो रेलवे की स्पेशल ट्रेन तक जो है मॉडरेट करके और सरकार ने उसको बनाया, क्योंकि हालात अजीब और गरीब देश के सामने हुए। और उन हालातों में आपने सही कहा राजीव जी कि जो किट थी वो नहीं बनती थी, लेकिन आप ये देखिए वेंटिलेटर हमारे पास कितने थे और कितनी तेजी से पीपी किट और वेंटिलेटर्स को मैन्युफैक्चर सेक्टर ने बनाया है। ये एक बड़ी बात है। और दुनिया को देश ने ये दिखा दिया कि भारत के अपने ताकत है और भारत की इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जब वो ठान लेता है, और सरकारों का जो नेतृत्व है उसका उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मार्गदर्शन तो सब सरकार का ही होता है। तो ये बहुत अजीबोगरीब परिस्थितियों में भी देश बहुत मजबूती से खड़ा। और आज तीसरा उदाहरण दुनिया के सामने है, भारत ने जो वैक्सीन डेवलप की है, और आज दुनिया के दूसरे देश भारत की वैक्सीन की भारी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित वैक्सीन साबित हो रही है। आप देखिए दूसरे देशों में जो वैक्सीन लगाई गई उसकी जो मात्रा थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ तो शुरुआत में ही 2 लाख से ज्यादा से शुरू की गई और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये कई चीजें, नए अनुभव देश के सामने आए हैं, देश ने उनको समाधान किया है, देश ने आत्मनिर्भरता दी है। ये हमारे उद्योग और साइंटिस्ट और सरकार तीनों ने मिलकर किया है, और किसान उसमें देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता में जिस मजबूती से किसानों ने कोरोना काल में देखिए दिया है पूरी सप्लाई, तो वो एक बड़ी बात है कि सप्लाई को बराबर हर क्षेत्र में बराबर रखा। अब रेलवे की तो बात यही है, रेलवे आपने सही कहा कि अब जो ज्वाइंट कर दिया ना बजट, तो वो तमाम सेक्टर जो है हर प्रदेश में जो है विस्तार। आप देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट में श्रीनगर, आप देखिए जम्मू कश्मीर में देखिए, आप
कहीं भी देखिए ना, चारों तरफ विस्तार जो है रेलवे का, और उसके सुधार देखिए, उसमें तमाम चीजें जो है की हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं देश की, उद्योग जगत की या व्यापारी जगत की, उनको भी देखना पड़ेगा। और कोई बोझ, ऐसा बोझ नहीं डालने का कोशिश सरकार करेगी जिससे लोगों को कोई आर्थिक दबाव महसूस हो, क्योंकि चीजें पहले ही धीरे धीरे सुधार की तरफ चली, और जैसे ये जो अब तिमाही गई है इसमें सुधार हुआ है। तो ये तो अगले साल का बजट है, और आशा करते हैं कि जिस तरीके से वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ बढ़ा है, इसका बहुत बड़ा रोल है एक तरीके से विकास में। काम की गति को, गतिशीलता बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद आदमी सुरक्षित महसूस करेगा और काम तेजी से बढ़ेगा और विकास होगा, औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ेगा। इसलिए मैंने वैक्सीन का जिक्र किया था, और उम्मीद करते हैं कि 2021 की जो चीजें होंगी वो सुधार में होंगी, अच्छी आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होगी, ऐसी अपेक्षा करते हैं, और बजट भी उसी के अनुरूप उन्हीं योजनाओं को लेकर आएगा, ये आशा और करते हैं, क्योंकि राजीव राजीव जी, चलते चलते जो मध्यम आय वर्गीय परिवारों की, नौकरी पेशा की हमेशा उम्मीद रहती है कि आयकर छूट जो है कम से कम उसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे वर्ग तो अब ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार इसको बढ़ा करके दोगुनी कर दे। और एक और बात कही जा रही है कि जो सेहत से जुड़ी हुई चिंता है वो अगर सरकार दूर कर दे। अभी तो एक सीमित वर्ग है जिसको आयुष्मान योजना के दायरे में रखा गया है, तो क्या इन दो क्षेत्रों में भी किसी तरह की कोई संभावना है राहत मिलने की और छूट बढ़ने की? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में तो मेरा ये मानना है, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीजें रहेंगी कि यदि सरकार हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहतर देश भर में ढांचा बना दे, तो इस देश की प्रगति की सारी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जी, अधिकांशतः जो लोग निम्न वर्ग में हो या मध्यम वर्ग में हो, वो यही इन दो चीजों पे जाकर के फंसते हैं। और आज की तारीख में लोग पैसा जुटाते हैं, अंत में वो पैसा कहाँ जाता है? या तो वो किसी महंगे कॉलेज की फीस में जाता है या किसी अस्पताल के लाखों के बिल में जाता है। तो मतलब आप जी, कमाते रहते हैं, साल दर साल जोड़ते रहते हैं, और आखिर में जाकर के किसी कॉलेज में या किसी अस्पताल में वो पैसे दे देते हैं, तो जी, फिर से आप घूम करके वहीं आ जाते हैं। तो सरकार को ये दो चीजें लंबे समय की दृष्टि से अगर आप कहें, तो सरकार की नजर इस पे होनी चाहिए कि कैसे ये दो चीजें, मतलब लगभग हर क्षेत्र में मैं कहता हूं कि निजीकरण अच्छा है, लेकिन ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार बहुत अच्छी प्रभावी उपस्थिति के साथ अगर नहीं रहेगी तो चीजें देश के लिए ठीक नहीं रहेंगी। तो सरकार को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करानी है। लेकिन ये एक जी, बजट का मामला नहीं है, इसलिए मैं इसको, जो अपनी ये अपेक्षा है, इसको इस बजट से जोड़ करके नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक बजट में ये होने वाला काम है नहीं। ये एक ऐसा बड़ा लक्ष्य है जिस पर आपकी अगर नज़र है तो आप कई सालों में, जैसे 4-5 साल 10 साल का एक एजेंडा बनाएंगे, तब आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये जी, चीज़ें एक दो बजट में नहीं होने वाली हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना, क्या वो मध्यम वर्ग के लिए खोली जा सकती है? इस साल तो संभावना नहीं लग रही है। मसला वही है कि भाई सरकार के हाथ में जितना पैसा होगा वो उसी में से देखेगी कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। लेकिन टैक्स की भी जो बात है, तो टैक्स के मामले में सरकार ने पहले ही काफ़ी कुछ कर दिया है। एक तो ये कि 5 लाख रुपए तक यदि आपकी सालाना आमदनी है तो आप टैक्स फ्री हो जाते हैं अपने आप ही। और यदि उसके ऊपर भी आपकी आमदनी है तो पिछले साल एक न्यू टैक्स रिजीम लाया गया जिसमें टैक्स की दरें काफ़ी कम कर दी गई हैं, यानी 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25% और फिर 30%, इस तरह के अलग अलग स्लैब बना दिए गए हैं, जो 2.5 लाख रुपए पर ये स्लैब बढ़ते जाते हैं। यानी 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, 2.5 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 7.5 पे 10%, इस तरह से वो बढ़ता गया है।
तो वो टैक्स लेवल्स भी अपने आप में बहुत कम है। आप ये समझिए कि जो व्यक्ति साल के 10 लाख रुपए भी कमाता हो, यदि आप देखें कि 10 लाख रुपए पे उसकी कुल टैक्स देनदारी कितनी बन रही है, तो वो बहुत कम हो जाती है। ये न्यू टैक्स रिजीम में है। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में भी रहते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी अलग अलग तरह की छूटें हैं। निवेश मंथन में हमने कई बार कवर स्टोरीज की हैं कि आपकी यदि लगभग 10 लाख रुपए तक की भी आमदनी है, आप जीरो टैक्स दिए हुए मतलब कोई टैक्स दिए बिना आप अपना काम चला सकते हैं। अगर आप जितनी भी टैक्स छूट की जितनी भी रियायतें हैं उन सभी का फ़ायदा उठाते हैं, उसमें चाहे वो एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो या हाउसिंग लोन में है या इस तरह की और भी चीज़ें हैं, मेडिक्लेम है, वो सारे अगर फ़ायदे आप उठाते हैं और आपकी सालाना 10 लाख रुपए की भी आमदनी हो, आप सरकार को 1 पैसा टैक्स नहीं देंगे। इस तरह से आप अपनी योजना बना सकते हैं। तो इस समय ज़रूरत ये नहीं है कि आप टैक्स स्लैब कम करें या कुछ करें, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे छोटी छोटी मांगें ज़रूर हैं जिनके पीछे तर्क लगता है। जैसे एटीसी की ही बात कर लीजिए, तो एटीसी में 1.5 लाख रुपए की सीमा मतलब सालों पहले तय की गई थी, अभी भी वही सीमा चल रही है। तो या तो आप उसको बढ़ाइए, लेकिन सरकार का दूसरा नज़रिया आ गया कि हमने आपको एक नया टैक्स रिजीम दे दिया है, वहाँ पे आप सारी छूटें छोड़ दीजिए और लोअर टैक्स रिजीम में चले जाइए। तो एक वो चिंता की मतलब वो एक धारा भी है सोचने की। तो सरकार अभी टैक्स के मामले में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करेगी इस साल, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। राजीव रंजन झा जी और कृष्णवीर चौधरी जी, आप दोनों जुड़े और कल पेश होने वाले बजट के बारे में आपने अलग अलग क्षेत्रों की जो चुनौतियां हैं और सरकार की जो सीमाएं हैं और उनमें क्या बेहतर हो सकता है, इस पर अपने राय जाहिर की, नज़रिए जाहिर किए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।